हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, हम लोग अपने इस लेसन को आगे कंप्लीट करते हैं और हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित और असंतुलित बल, यानी कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जिस तरीके से नाम ही है बच्चों संतुलित और असंतुलित, तो आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये है क्या। इसको बच्चों हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर है क्रियाकलाप 3 यानी एक्टिविटी 3। इसको एक एक्टिविटी के द्वारा बच्चों यहाँ पर आपको समझाया गया है। जैसे है कि एक लकड़ी का गुटका लें, इस गुटके के दो विपरीत फलकों पर हुक या कील लगाएं, दोनों हुकों में समान लंबाई के धागे ए और बी लगाएं। यहाँ पर देखिए एक लकड़ी का गुटका लिया गया है बच्चों, यहाँ पर दो हुक लगा दिए गए हैं ए और बी, दो विपरीत फलक पे कील लगाएं, दोनों हुकों को समान लंबाई के धागे ये ए और बी धागे लगाए गए हैं। कहाँ पर बच्चों? इस हुक में, यानी कि गुटके के दोनों तरफ हुक लगाए गए हैं, उसमें ए और बी धागे को लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है कि आप इस गुटके को मेज़ पर रखें। अब यदि केवल धागे ए को पी बल से खींचें तो गुटका दाहिनी ओर खिसकता है, और केवल धागे बी को क्यू बल से खींचें तो गुटका बाईं ओर खिसकता है। यानी कि आप सिर्फ एक तरफ से गुटके को खींचेंगे, जिधर से खींचेंगे बच्चों उसी साइड वो खिसकेगा। अगर दाहिने साइड से आप इसको खींच रहे हैं राइट साइड से, तो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से की तरफ से खींच रहे हैं बच्चों, तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। यानी कि जिधर से आप फोर्स बल लगाकर उसको खींच रहे हैं वो उधर ही मूव करेगा। यदि धागे ए व बी पर समान बल लगाकर खींचा जाए तो गुटका अपने स्थान पर खिसकता है। अब ये देखिए, अगर इस गुटके को दोनों तरफ से खींचा जाए समान बल लगाकर, यानी बल में कोई डिफरेंस ना हो, यानी बल क्या हो बच्चों? समान हो, वो दोनों तरफ से जिसको खींचा जाए, तब क्या होगा? क्या गुटका अपनी जगह से खिसकेगा? तब गुटका अपने स्थान से नहीं खिसकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से, यानी इस साइड से भी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी जो बल लग रहे हैं बच्चों वो समान लग रहे हैं, तो गुटके की कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो है कि अब यहाँ पर देखिएगा, जब समान बल आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, यानी कि जब समान बल आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं जिससे वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं ला पाते, इस उदाहरण के लिए संतुलित बल को चित्र 3 के द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ P इक्वल Q है। यहाँ पर देखिएगा कि यानी कि जो बल है ये क्या है? ये संतुलित हो गया है दोनों तरफ से। जब संतुलित हो गया तो इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए P, यानी कि एक तरफ से जो P बल लग रहा था वो किसके बराबर है बच्चों? Q बल के बराबर, यानी P Q बल के बराबर, यानी कि हर तरफ का जो परिणामी बल है वो शून्य हो गया। वो तब हमारा क्या हुआ? ये हमारा फिर संतुलित बल हुआ, यानी दोनों तरफ से आपने समान बल लगाया और उसकी स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी गुटका जहाँ पर रखा था वहीं रखा था। तो इस तरह का बल हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? संतुलित बल। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दोनों बल बराबर नहीं तो गुटके पे लगा हुआ नेट बल क्या होगा? मान लीजिए अगर दोनों बल बराबर ना हो, यानी कि P ज़्यादा हो या Q ज़्यादा हो, तब नेट बल, मान लीजिए P अगर ज़्यादा है और Q कम है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया P माइनस Q, जहाँ पर P ग्रेटर देन Q, यानी जो P बल है वो किससे ज़्यादा है? Q से। इसको क्लियर किए बच्चों? अब ये इसको समझे इस क्वेश्चन को, यानी P माइनस Q, जहाँ P इज़ ग्रेटर देन Q। P किससे P ज़्यादा है Q से। नेट बल किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल है। नेट बल क्या है? मतलब उसका जो नेट बल, कितना बल लग रहा है, ये किसी भी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का क्या है बच्चों? परिणामी बल है। नेट बल को समझने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु पर लग रहे सभी बलों एवं उनकी दिशाओं को जानना होगा। यानी किसी भी नेट बल को समझने के लिए हमको सबसे पहले वस्तु पर क्या बल लग रहा उसको और उन सभी की दिशाओं को हमको क्या होगा बच्चों? इसको जानना होगा। नेट बल प्राप्त करने के लिए उन बलों को जोड़ा जाता है जो एक दिशा में है और उन बलों को घटाया जाता है जो विपरीत दिशा। यानी कि नेट बल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करेंगे? पहले तो उन बल को हम जोड़ेंगे जो सब एक दिशा में लग रहे हैं, उसके बाद उन बलों को घटाएंगे जो विपरीत दिशा में, यानी कि जो उसके अपोजिट
है वो उसमें से क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। गुटके पर लगा हुआ नेट बल P और Q क्या है, एक सदिश योग है, इसीलिए संतुलित बल की अवस्था पे गुटके पर लगा हुआ नेट बल P माइनस Q होगा। यदि चूंकि P इक्वल Q है यहाँ पर, यानी P किसके बराबर है, Q के, तो नेट बल भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यदि धागे A पर कम व धागे B पर ज़्यादा बल लगाकर खींचा जाए तो गुटका बाईं ओर खिसक जाता है। दोनों बल संतुलित नहीं है, अर्थात लगने वाला बल असंतुलित बल है। यानी कि देखिए, पहले अभी तो हमने देखा था कि अगर हर तरफ की दिशाओं से जो बल लग रहा है वो बराबर हो तो लगने वाला बल क्या होगा, हमारा संतुलित बल होगा, और उसका परिणामी योग भी हमारा जो था वो 0 निकला, यानी संतुलित था वो। अगर अब असंतुलित बल क्या है, इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर एक तरफ से गुटका को अगर कोई बाईं ओर खिसका लेता है, यानी कि B पर ज़्यादा बल लगाकर खींचा जाए तो गुटका बाईं ओर खिसक जाता है, तो क्या ये बल संतुलित है, नहीं, ये बल संतुलित नहीं है, अर्थात लगने वाला बल जो है वो हमारा असंतुलित बल है। अतः वस्तु की गति अधिक परिणाम वाले बल की दिशा, जो वस्तु की गति है वो चेंज होगी और किधर की ओर होगी, अधिक परिणाम वाले बल की दिशा अर्थात B की ओर होगी। तो जो गुटका है वो किधर खिसक जाएगा बच्चों, B की तरफ। आप लोग इसको खेल से समझ सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, बीच में एक रस्सी ले लेते हैं और दोनों रस्सी के एंड सिरे को एक ग्रुप और दूसरे सिरे को दूसरा ग्रुप पकड़ लेता है। फिर दोनों क्या करते हैं, वो अपनी ओर उस ग्रुप को खींचते हैं। जिस ग्रुप को अपनी ओर खींच लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ग्रुप A है, उसने ग्रुप B को अपनी ओर खींचा, तो ग्रुप B जो A है इसने क्या किया, अधिक इसका बल जो था, परिणामी बल वो ज़्यादा था, तो उसने ग्रुप B को अपनी ओर खींच लिया। और इसी तरीके से अगर ग्रुप B ने ग्रुप A को अपनी ओर खींचा, तो यानी कि ग्रुप B का जो बल था वो ज़्यादा बल था किससे, ग्रुप A से, इसीलिए उसने ग्रुप A को अपनी ओर खींच लिया। अगर दोनों खींच नहीं पा रहे हैं तो पहले वाला बल क्या होगा, जो एक पहले वाली स्थिति क्या होगी, हमारी असंतुलित स्थिति होगी, यानी असंतुलित बल होगा। पहले वाला बल क्या होगा बच्चों, असंतुलित बल होगा। और अगर दोनों ग्रुप खींच नहीं पा रहे हैं रस्सी को, सब दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, तो इसका मतलब लगने वाला बल कौन सा है, संतुलित बल है। तो इसको बच्चों आप लोग इस खेल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो अभी हमने समझाया। अब यहाँ पर देखते हैं, चित्र क्रमांक 3 से बोला वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या है, इक्वल P माइनस Q, यानी कि वस्तु पर कौन सा बल कार्य करेगा, P माइनस Q, इसको हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, गति का प्रथम नियम क्या है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको समझते हैं। न्यूटन ने बल व गति के संबंध को समझकर गति के नियम प्रस्तुत किया। न्यूटन ने, वैज्ञानिक थे बच्चों, उन्होंने क्या किया था, बल और गति दोनों के संबंध को समझा था कि बल क्या है और गति क्या है। उसके बाद उन्होंने एक नियम दिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, इसको अच्छे से समझिएगा। उन्होंने एक नियम दिया था और इस नियम को बताया था। इस नियम के अनुसार क्या था, देखिए, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति अवस्था में तब तक बनी रहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए, न्यूटन ने ये बताया था कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में जब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना हो। यही हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम गति नियम है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई गुटका है, वो अपने स्थान पर ऐसे ही पड़ा हुआ और जब आपने उस पर कोई बल लगाया तभी ना वो अपने स्थान से खिसका, तो यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसकी अवस्था में परिवर्तन जब तक नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, जड़त्व वस्तु की प्रवृत्ति है। जड़त्व के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, वो एक वस्तु की प्रवृत्ति या नेचर होता है जिसके कारण वस्तु उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जो वस्तु है वो क्या करती है, अपनी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसी का क्या करती है, विरोध करती है। अतः गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जो जड़त्व का नियम क्या, यानी कि गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का प्रथम नियम ही कहलाता है। जड़त्व क्या है, जड़त्व को हमने पहले भी समझा था कि जड़त्व वो प्रवृत्ति है जो वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अतः गति के प्रथम नियम को जड़त्व
का नियम भी कहते हैं। क्या आप गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्न उदाहरण को समझा सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो है कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं क्यों? दूसरा है पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे गिरते हैं क्यों? तो इसको पहला यहाँ पर बच्चों आपको इसको समझा दे रहे हैं। देखिए ये दोनों चीज़ों में क्या है, स्थिर जड़त्व के कारण होता है। ये कंबल के जो छड़ हैं उसे पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए जब कंबल को क्या करते हैं, किसी छड़ी से पीटते हैं तो कंबल की स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन जो कण है वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहते हैं, वो उस स्थिति का विरोध करते हैं, यानी वो उसका क्या करते हैं, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो उससे दूर हट जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा जड़त्व के ही कारण है कि वो अपनी स्थिति को मेंटेन रखने के लिए कंबल से दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है जब कंबल को छड़ी से मारा जाता है। दूसरा, इसी तरीके से पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे गिरते हैं। देखिए जब हम पेड़ को हिलाते हैं बच्चों तो क्या होता है, शाखाएं जो उसकी होती हैं वो तो हिलने लगती हैं, लेकिन जो फल हैं वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहते हैं, और अपनी स्थिति में रहने के कारण वो क्या होते हैं, वो नीचे उससे नीचे गिर जाते हैं। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों नियम किसके कारण हम कह सकते हैं, ये अपने यानी जड़त्व के नियम, जो हमारा जड़त्व का नियम है, ये जड़त्व के कारण ही ये दोनों ऐसा होता है। यानी कि कंबल को मारने से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं और पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिरते हैं। अब आप इसके कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जब हम आगे पीछे तश्तरी को करते हैं तो उसमें पानी भरकर, तो पानी क्यों पहले आगे छलकता है फिर क्यों पीछे, इसको मैं पिछले वीडियो में बच्चों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, जब हम चलती हुई रेलगाड़ी से एक स्थान पर खड़े होकर चलते हैं तब हम दोबारा आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको आपको करना है और करके हमको बताना है क्या ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसको करके बच्चों आपको बताना है। यहाँ पर देखते हैं रैखिक संवेग क्या है, यानी लीनियर मोमेंटम। गति का प्रथम नियम हमें ये बताता है कि जब कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। गति के प्रथम नियम से हमने जाना है कि कोई भी असंतुलित बल जो है किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ। यह वेग के परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। जो वेग का परिवर्तन है वो वस्तु पर कितना बल लग रहा है इस पर ये डिपेंड करता है, निर्भर होता है। पर वेग में परिवर्तन को हम कैसे पता करें, आपस में इसके कैसे हम पता करेंगे इस वेग के परिवर्तन को, इसको हमको क्या करना है, आपस में डिस्कस करना है। यहाँ पर देखते हैं, यदि एक तेज गति से फेंकी टेबल टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद आपस में टकराएं तो आप में से किसको अधिक चोट लगेगी? यानी कि अब आप इसको बता कर सकते हैं कि 2 चीज़ है आपके पास, अगर तेज़ गेंद आ रही, एक तो टेबल टेनिस की गेंद है बच्चों और एक क्रिकेट की गेंद है, अगर टकराएं तो किस में चोट अधिक लगेगी? फिर इसको बच्चों आप लोग ने देखा कि 2 गेंदें आ रही हैं, एक टेबल टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद है। अब ये बताइए कि आपको दोनों आपसे आके अगर टकराती हैं तो आपको किस में से अधिक चोट लगेगी? ऑब्वियसली आपको क्रिकेट की गेंद वाले से अधिक चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका द्रव्यमान अधिक है, किससे? टेबल टेनिस की गेंद से। दोबारा देखिएगा, एक समान वेग से गतिशील साइकिल या ट्रक दीवार से टकराए तो ट्रक से टकराने से दीवार को अधिक हानि होती है। यानी कि जब कोई भारी है तो किसका द्रव्यमान अधिक है? दीवार से साइकिल और ट्रक दोनों टकरा रहे हैं, लेकिन ट्रक के टकराने से दीवार को हानि ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब द्रव्यमान ट्रक का ज़्यादा है, इससे हानि ज़्यादा हो रही है। कुछ और उदाहरण सोचें, उन पर चर्चा करें, इस पर और विचार करने के लिए क्रियाकलाप 4 करें। यानी कि बच्चे और उदाहरण आप सोच सकते हैं कि 2 भारी चीज़ें हैं जो टकरा रही हैं और जिनसे अधिक हानि किससे होगी आपको, यानी कि किस क्षति से, इसको आप और विचार कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अब हम एक एक्टिविटी 4 के द्वारा इसको देखते हैं। देखिए, एक बड़ी प्लेट लें, उसे गीली मिट्टी या रेत से भर लें। क्रिकेट की गेंद और प्लास्टिक की गेंद एक समान ऊंचाई से प्लेट पर गिराएं, क्या होगा? क्या दोनों गेंद पर प्रभाव रेत का समान होता है?
यदि क्रिकेट की गेंद को भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से प्लेट पर गिराया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कब गेंद अधिक धंसती है? इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए, द्रव्यमान भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वस्तु पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद का प्रभाव अधिक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जिसका द्रव्यमान अधिक था, यानी कि क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक था, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा, उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा पड़ा। कैसे? क्योंकि आपको ज़्यादा चोट लगी। दूसरा है कि अधिक, दूसरी ओर हम देखते हैं कि अधिक ऊंचाई से फेंकी गई गेंद अधिक वेग से रेत पर गिरेगी व रेत अधिक धंसेगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जितनी ऊंचाई से हम गेंद को फेंक रहे हैं उतना अधिक गहरा गड्ढा होता है। यानी कि अगर हम अधिक ऊंचाई से रेत पे गेंद को फेंकते हैं तो रेत जो है वो, गेंद जो है वो रेत में अधिक धंसेगी, और कम ऊंचाई से अगर हम गेंद को रेत में फेंकेंगे तो वो जो गेंद है वो कम धंसेगी। मुख्यतः ये प्रभाव वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि जो इफ़ेक्ट होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक वेग पर बच्चों और एक हमारा द्रव्यमान पर। दो चीज़ों पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो प्रभाव है ये वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनमें से कोई भी राशि समान परिस्थिति में बढ़ाई जाए तो क्या प्रभाव ज़्यादा होगा? अगर इसमें से मान लीजिए कोई भी हमने द्रव्यमान को और अधिक कर दिया या वेग को और अधिक कर दिया तो क्या इसका प्रभाव बढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। इसको देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से प्रभाषित होता है, अर्थात P = m × v। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी परिमाण व दिशा दोनों होती है। एक सदिश राशि जिसकी कोई दिशा हो बच्चों, वो सदिश राशि है। जिसके परिमाण व दिशा क्या होती है? वो हमारी दोनों होती है। संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है। इसका SI मात्रक भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ये हमने जाना बच्चों। और यहाँ पर पूछ रहा था कि क्या द्रव्यमान मुख्यतः वेग और द्रव्यमान पर निर्भर है। अगर इन दोनों राशि में कोई भी स्थिति बढ़ा दी जाए, अगर द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो भी प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, अगर हमारा वेग बढ़ाया जाए तो भी प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सीखा बच्चों। आज गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व से क्या क्या, जो अभी दो एग्जाम्पल हमने लिया, कंबल और पेड़ वाला, ये भी जड़त्व के कारण था। स्थिर जड़त्व के कारण बच्चों हमने देखा। रैखिक संवेग क्या है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। संवेग में बल व परिवर्तन व बल, यानी फोर्स एंड द चेंजेस इन मोमेंटम। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिससे खराब बैटरी वाली कार को सीधी सड़क पर गति करने के लिए धक्का दिया जाता है। शुरुआत में कार चालू नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर कार की गति बढ़ जाती है और गति तेज़ होने के बाद ही कार को चालू करने का प्रयास करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लगातार बल लगाने से कार का संवेग भी धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि कोई भी कार कहीं रुक जाती है बच्चों, जिसकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो सीधे सड़क पर गति करने के लिए धक्का देते हैं उसको। शुरुआत में कार नहीं चालू होती है, लेकिन कुछ समय तक जब बच्चों लगातार कार को धक्का देते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। और जब गति बढ़ जाती है करने के बाद कार को चालू करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि बल लगने से कार का संवेग भी बढ़ जाता है। और जब कार का संवेग बढ़ता है तो क्या होता है, कार हमारी स्टार्ट हो जाती है। जिससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से नहीं बल्कि उसके समय पर भी निर्भर करता है। जितने समय तक वो बल लगता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने से बल का मान और बल के कार्य का समय महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चों की एक कार है जो बीच में ख़राब हो गई है, ठीक है ना। अब जब ख़राब हो गई है तो क्या होगा, बैटरी वाली कार को हम सीधी सड़क पर ले जाते हैं बच्चों, उसको धक्का मारते हैं। जब धक्का मारते हैं तो शुरुआत में हमारी कार जो है वो स्टार्ट नहीं होती है,
यानी लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने के बाद कार की गति बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि जब कार की गति क्या होगी, धीमे धीमे बढ़ती और गति तेज़ होने के बाद ही कार को फिर स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं हम। जब हमारी बढ़ जाती है तब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, देखिए इससे हम ये कह सकते हैं कि लगातार बल लगने से कार का संवेग भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब बल हम लगाते हैं बच्चों लगातार, तो उससे क्या होता है, संवेग भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन है वो केवल बल के परिणाम से नहीं होता है। जो कार के संवेग में जो परिवर्तन है बच्चों, वो केवल बल के परिणाम से नहीं होता, बल्कि उस समय पर भी निर्भर करता है। यानी वो समय पर भी निर्भर करता है जितने समय तक उस पर बल लगता है। यानी कि क्या सीखे इससे, जो कार के संवेग में परिवर्तन है वो सिर्फ बल के से नहीं हो रहा है, कार स्टार्ट हो गई वो सिर्फ बल से नहीं हो रहा, बल्कि उस समय पर भी निर्भर कर रहा है कि जितने समय तक उस पर वो बल लगता है। यानी कि जितने समय पर वो बल लगता है वो उस पर भी निर्भर करता है, यानी समय पर भी निर्भर है कि बल कितने समय तक लग रहा है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में बल का मान और बल के कार्य करने का समय महत्वपूर्ण है। यानी कि वस्तु के जो संवेग में बच्चों परिवर्तन लाते हैं उसमें जो बल का मान है वो और बल के कार्य करने का समय दोनों ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। बच्चों अभी आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क में यही वाला आपको करने के लिए दिया जा रहा है। आप सिर्फ इसी होमवर्क को करिए, क्योंकि हमने आपको अभी बहुत सा रिटर्न वर्क दिया है, जिसको आप रिटर्न वर्क है, डायग्राम है, वो सब कॉपी को कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात बच्चों कि आप अपने फेयर नोटबुक को एकदम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके फेयर नोटबुक स्कूल मंगवाए जाएंगे और उसको चेक भी किया जाएगा, इसलिए बच्चे इसको सीरियसली लें। फेयर नोटबुक को अच्छे से कंप्लीट करें। और बच्चों आप लोग हमको ये बता दीजिएगा कि क्या आपने सारे लेसन के कितने बच्चों ने अपने लेसन को कंप्लीट किया। इसको आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं कि हर बच्चा अपना नाम लिखेगा और उसने कितने लेसन कंप्लीट किया है, ये हमारे पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसको बच्चों करके आप लोग मेरे पास मंडे को आप लोग क्या करिएगा, मेरे पास नाम सेंड करिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि आप मंडे तक का टाइम है, संडे तक आप लोग अपने नोटबुक को, डायग्राम को सबको कंप्लीट करिए। उसके बाद अपने क्या करिएगा, अपने कॉपी अगर आपकी कंप्लीट है तो हर बच्चा लिखेगा मैम मेरी कॉपी कंप्लीट है, मैंने यहाँ से इस लेसन फर्स्ट से और लेसन 4 तक जो हमने अभी आपको सेंड किया उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके बच्चों, उसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।